हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शु कौशल एंड एन अकेडमी ऑफ कॉमर्स। आज हम हमारे वीडियो में लेके आए हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट कॉमर्स की जो 6th यूनिट है, बिजनेस मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के डिस्कशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि जो टोटल वर्क है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको कैसे कैसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, और जो ऑर्गेनाइजेशन की जो पोजीशन होती है कि किसका सुपरवाइज करेगा या कौन किसके अंडर वर्क करेगा, वो जो सारी चीज़ें हैं वो डिसाइड की जाती हैं, एक तरह से सेट की जाती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक स्टेबलाइज्ड पैटर्न है रिलेशनशिप का अमंग द कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल एंड पोजीशन ऑफ इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि जो एक ऑर्गेनाइजेशंस के इंडिविजुअल हैं और जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, क्या रिलेशन है आपस में, वो उस सारी चीज़ का एक नेटवर्क है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या डिफाइन करता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइन हाउ जॉब टास्क्स आर फॉर्मली डिवाइडेड, ग्रुप्ड एंड कोऑर्डिनेटेड। कैसे जो टोटल वर्क है उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, फिर उनको सिमिलर किस बेसिस पे उनको ग्रुप किया जाएगा, और उनको ऑल ओवर जो कोऑर्डिनेशन है उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा, ये सारी जो चीज़ें डिफाइन करता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स के डिफरेंट टाइप्स को समझने से पहले कुछ डायमेंशन है जिनके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स बनता है, उनको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले वो समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है वर्क स्पेशलाइजेशन। अब वर्क स्पेशलाइजेशन क्या होता है कि जो टोटल वर्क है एक ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी एक एक्टिविटी है उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना, उसको अलग करना, और हर एक इंडिविजुअल को वो डिफरेंट काम देना, वो एक पार्ट देना टोटल काम का, ताकि बार बार वो उसी काम को रिपीटेडली करके उसमें स्पेशलाइजेशन अचीव कर ले और जो उसकी एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है? अब हमने टोटल काम को वर्क स्पेशलाइजेशन के लिए अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब जो सिमिलर एक्टिविटी है, जो सिमिलर पार्ट्स हैं काम के, उनको एक अलग, उनके लिए एक अलग ग्रुप बना दिया जाए, और जो अदर सिमिलर है उनके लिए अलग। ऐसे जो सिमिलर सिमिलर एक्टिविटीज हैं उनके बेसिस पे ग्रुप जो बनाए जाते हैं उनको बोला जाता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। वो ग्रुप अलग अलग, जैसे अब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड वर्क है उसको मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में लाया जाए, या फिर जो मार्केटिंग से रिलेटेड है उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, तो वो होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। ऑन व्हाट बेसिस जॉब्स आर ग्रुप टुगेदर, कि किस बेसिस पे हम जो जॉब्स हैं उनको एक ग्रुप में लेके आएंगे, वो होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। नेक्स्ट है चेन ऑफ कमांड। अब चेन ऑफ कमांड क्या होती है? ये एक तरह से एक लाइन होती है टॉप लेवल से लेके जो लोअर लेवल है उसके बीच में, कि कौन किसका बॉस होगा, किसको सुपरवाइज करना पड़ेगा, या जो भी परमिशन है काम से रिलेटेड वो उसको किससे लेनी पड़ेगी, या डिसीजन जो एक तरह से रिपोर्ट करनी होती है वो कौन किसको करेगा। तो एक तरह से कौन किसका सीनियर या जूनियर होगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं चेन ऑफ कमांड में, कि जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का वो कैसे होगा, वो होती है चेन ऑफ कमांड। टू होम डू इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप रिपोर्ट, कि कौन किसका बॉस होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं चेन ऑफ कमांड में। नेक्स्ट है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है कि एक जो एग्जीक्यूटिव है उसके अंडर में कितने लोग काम करेंगे, या एक जो इंडिविजुअल है वो कितने लोगों को, कितने एम्प्लॉयज को या कितने वर्कर्स को कंट्रोल करेगा, वो होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड भी हो सकता है और एक तरह से फ्लैट भी हो सकता है। अलग अलग टाइप के स्पैन ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो सारी पावर है वो सेंटर के जो टॉप लेवल है उसके पास है, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है जो पावर है उसको नीचे के लेवल पे भी डेलीगेट किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि फॉर्मेलिटी कितनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन की वर्क प्रोसेस है उसके अंदर फॉर्मेलिटीज़ कितनी है, कि कितने रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है, या अब जैसे कि कोई भी काम है उसको पूरा, एक तो कि जो प्रॉपरली रूल रेगुलेशन मेंशन है कि इसको ऐसी मतलब ये वर्क है पूरा कंप्लीटेड इस मैनर में होना चाहिए, लेकिन
अगर फॉर्मलाइजेशन लो है तो थोड़ा बहुत डेविएशन उसमें चल सकता है, जो वर्कर्स हैं उनको परमिशन होती है कि वो थोड़ा बहुत चेंजेस अपने अकॉर्डिंग या सिचुएशन के अकॉर्डिंग कर सके। लेकिन अगर फॉर्मलाइजेशन हाई है तो जो भी एक तरह से रूल रेगुलेशंस में जो प्रोसीजर डिसाइड है उसके अकॉर्डिंग ही जो वर्क प्रोसेस है उसको किया जाएगा। नेक्स्ट है बाउंड्री स्पैनिंग। बाउंड्री स्पैनिंग का मतलब होता है, ये एक तरह से दो टाइप्स की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक डिपार्टमेंट के लोग दूसरे डिपार्टमेंट से के लोगों से आपस में कितना इंटरेक्ट करते हैं। और जो एक्सटर्नल बाउंड्री स्पैनिंग है उसमें होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग दूसरे जो आउटसाइड इन्वायरमेंट है या जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लोगों से, उनके एक तरह से वर्कर से या उनके जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं उनसे कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कितना इंटरेक्ट करते हैं, किस लेवल तक इंटरेक्शन होता है और एक ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का आउटसाइड इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशंस के मेनली स्ट्रक्चर होते हैं सिंपल, ब्यूरोक्रेटिक, फंक्शनल, डिविजनल, मैट्रिक्स, कुछ और भी होते हैं जैसे फॉर्मल, इनफॉर्मल और कुछ जो डिजाइंस है एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन है उनको भी हम पढ़ेंगे आगे वाली स्लाइड में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल स्ट्रक्चर में सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल होती है। ये एक तरह से जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके लिए सूटेबल होता है सिंपल स्ट्रक्चर। इसकी क्या करेक्टरिस्टिक होती है? एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर करेक्टराइज्ड बाय लो डिग्री ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, अथॉरिटी सेंट्रलाइज्ड इन सिंगल पर्सन एंड लिटिल फॉर्मलाइजेशन। अब सिंपल स्ट्रक्चर में जो डिपार्टमेंटलाइजेशन है कि जो सिमिलर एक्ट है उनको ग्रुप किया जाएगा एक डिपार्टमेंट में, वो जो है वो लो डिग्री में होता है, यानी कि इतनी ज़्यादा चीज़ों को अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं बनाए जाते हर एक मतलब सिमिलर टाइप की एक्टिविटी के लिए। जो डिपार्टमेंट्स है वो कम बनाए जाते हैं तो इसलिए लो डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है। वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब है? स्पैन ऑफ कंट्रोल ये होता है कि एक एक तरह से एक जो एग्जीक्यूटिव है वो कितने लोगों को कंट्रोल करेगा, तो वो जो स्पैन है वो वाइड होता है, यानी कि उसके एक एग्जीक्यूटिव बहुत सारे जो एक तरह से मेंबर्स हैं या वर्कर्स हैं उनको कंट्रोल करेगा, उसके कंट्रोल में वर्क करेंगे। नेक्स्ट है अथॉरिटी सेंट्रलाइजेशन होता है इसमें पावर क्या, कि जो सेंटर है टॉप लेवल है उससे परमिशन, उसके पास अथॉरिटी होती है डिसीजन मेकिंग की। नेक्स्ट है लिटिल फॉर्मलाइजेशन, जो फॉर्मेलिटी वगैरह होती है कि वर्क से डेविएशन नहीं होना है, पूरे प्रॉपर स्ट्रिक्ट जो रूल्स रेगुलेशन है वो इतने ज़्यादा नहीं होते। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में फॉर्मलाइजेशन लिटिल होता है, कम होता है। ठीक है, अब इसको चार्ट के हेल्प से समझ लेते हैं। जैसे अब एक ओनर है, मैनेजर है, उसके अंडर डिफरेंट सेल्स पर्सन वर्क कर रहे हैं और एक कैशियर है। तो एक तरह से ये सिंपल स्ट्रक्चर है, क्यों? क्योंकि इसमें वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल है कि एक ही के अंडर में काम कर रहे हैं। जो पावर है वो सारी सेंट्रलाइजेशन है, क्योंकि कोई भी काम करना है, कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी है तो जो ओनर है या जो मैनेजर है उसकी परमिशन रिक्वायर्ड है। तो ये है सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होता है? एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट ग्रुप एम्प्लॉयज इनटू यूनिट्स बाय प्रोडक्ट, सर्विसेज, कस्टमर, ज्योग्राफिकल मार्केट एरिया, कि जिसके अंदर जो डिवीजन है टोटल वर्क का वो किसके बेसिस पे किया जाए? प्रोडक्ट के बेसिस पे, सर्विसेज या कस्टमर्स या ज्योग्राफिकल मतलब ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे डिवाइड किया जाए वर्क को। अब प्रोडक्ट के बेसिस पे कैसे? कि एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट बना रहा है तो ऐसे बना दे कि प्रोडक्ट ए का डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट बी का डिपार्टमेंट, फिर उसके अंडर अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे इसके मार्केटिंग का, सेल्स का या HR का, रिसर्च और डेवलपमेंट का, ऐसे अलग अलग। या अगर कस्टमर के बेसिस पे है तो अगर कस्टमर के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं कस्टमर के लिए तो अलग अलग, कि जो एजुकेटेड कस्टमर है, अनएजुकेटेड कस्टमर है, या जो एज कस्टमर की एज के बेसिस पे, कि चाइल्ड के लिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए, तो ऐसे अलग अलग। ज्योग्राफिकल में भी जैसे टेरिटोरियल बेसिस पे कि नॉर्थ रीजन के लिए या साउथ रीजन के लिए, वेस्टर्न रीजन के लिए, फिर उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे मार्केटिंग, सेल्स, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग डिविजन्स, ये होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। अब
डिविजनल स्ट्रक्चर, जैसे अब ये प्रोडक्ट डिविजनल स्ट्रक्चर का एग्जांपल है। इसमें क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसके अंडर कॉरपोरेट प्लानिंग, फाइनेंस और पर्सोनल, ये एक तरह से टॉप एग्जीक्यूटिव है। फिर टॉप एग्जीक्यूटिव में मेनली दो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट के बेसिस पे है ना, तो केमिकल और टेक्सटाइल। अब केमिकल के लिए अलग मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, अकाउंटिंग और पर्सोनल, टेक्सटाइल के लिए अलग मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, अकाउंटिंग और पर्सोनल। अब देखते हैं टेरिटोरियल यानी कि जोग्राफिकल बेसिस पे। जोग्राफिकल में पहले टॉप एग्जीक्यूटिव जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, फिर उस जो मेन डिपार्टमेंट है वो कॉरपोरेट प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, पर्सोनल। फिर अलग अलग डिवीजन के बेसिस, मतलब अलग अलग एरिया के बेसिस पे, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउथर्न। फिर उनके अलग अलग डिपार्टमेंट, एक तरह से सब डिवीजन उनका, जैसे कि ईस्टर्न डिवीजन का अलग अकाउंटिंग और पर्सोनल और मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग, वेस्टर्न का अलग, ऐसे नॉर्दर्न और साउदर्न का अलग। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको कैसे बनाया जाता है, फंक्शन के बेसिस पे। अब फंक्शन के बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अलग अलग बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का फंक्शन, परचेजिंग का फंक्शन, या फिर सेल्स का फंक्शन, सेलिंग का फंक्शन, या मार्केटिंग का फंक्शन, ऐसे ही फाइनेंस को मैनेज करने का फाइनेंस वाला फंक्शन। तो जो फंक्शन है उसके बेसिस पे अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जाए, कि जैसे जो भी परचेज करना है, रॉ मटेरियल या अदर कंपोनेंट्स, वो परचेजिंग डिपार्टमेंट हैंडल करेगा। जो मार्केटिंग से रिलेटेड है, जैसे एडवर्टाइजिंग वगैरह, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैंडल करेगा। मैन्युफैक्चरिंग वाला है वो मैन्युफैक्चरिंग की जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चर करनी है। जो फाइनेंस से रिलेटेड है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट। ऐसे ही जो भी चीज़ें सेल करनी है, अब जरूरी नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट सेल कर रही हो, सेल करने के भी अलग अलग प्रोडक्ट हैं, तो वो सारे जो सिमिलर सेलिंग वाला जो काम है, वो जो फंक्शन है वो सेलिंग डिपार्टमेंट। तो एक तरह से फंक्शन के बेसिस पे, काम के बेसिस पे जो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाए वो होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब फंक्शनल को एक चार्ट के हेल्प से समझ लेते हैं। जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव, उसके अंडर मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस। जो मार्केटिंग से रिलेटेड वर्क है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस से रिलेटेड है वो फाइनेंस, और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है वो मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग में जैसे मैकेनिकल वर्क है, इलेक्ट्रिक वर्क है, वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। एडवर्टाइजिंग है, सेल्स है, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैंडल करेगा। फाइनेंस में जो अकाउंट्स या ऑडिट से रिलेटेड है, वो दोनों ही फाइनेंस से रिलेटेड मैटर हैं, तो इसलिए उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब ब्यूरोक्रेसी, जो हमने ब्यूरोक्रेसी थ्योरी पढ़ी थी, उसके अंदर था कि ब्यूरोक्रेसी क्या होती है कि जिसमें हाईली फॉर्मलाइजेशन हो, ज़्यादा रूल रेगुलेशन हो, जो वर्क प्रोसेस है वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, डेविएशंस वगैरह ना हो, सेंट्रलाइजेशन हो पावर का। वही सारी सेम फीचर होती है एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। इसमें क्या होता है, हाईली रूटीन ऑपरेटिंग टास्क अचीव थ्रू स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन है वो हाई होता है, कि जो काम है उसको अलग अलग इतने वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ताकि जो वर्कर है जो उस काम को कर रहा है, जो जिस भी एक मतलब टोटल एक्टिविटी के जिस भी पार्ट को वो कर रहा है, उसमें वो हाईली स्किलफुल हो सके, और जो रूटीन वही काम कर करके उसमें स्पेशलाइज हो सके, ताकि जो उसकी परफॉर्मेंस है और एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट है स्ट्रिक्टली फॉर्मलाइज्ड रूल रेगुलेशन। जो रूल रेगुलेशन है वो स्ट्रिक्ट होंगे, मतलब जो वर्क प्रोसीजर डिसाइड किया गया है उसी के अकॉर्डिंग वर्क किया जाएगा, थोड़े से भी डेविएशंस नहीं होंगे वर्क प्रोसेस में। नेक्स्ट है टास्क्स ग्रुप्ड इनटू यूनिट्स। इसमें है डिपार्टमेंटलाइजेशन, की जो काम है सिमिलर नेचर का उसको एक अलग मतलब उसको एक अलग एक डिपार्टमेंट में, एक ग्रुप में एक तरह से असाइन किया जाएगा सिमिलर वर्क को। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। पावर जो है उसमें सेंट्रलाइजेशन मतलब टॉप लेवल के पास होती है, जो टॉप लेवल है उसको उसके ही मतलब एक तरह से अथॉरिटी होती है डिसीजन मेकिंग के लिए। इसमें जो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता, और जो अथॉरिटी है उसको डेलीगेट नहीं किया जाता लोअर और मिडिल लेवल को, सारे जो डिसीजन मेकिंग है वो टॉप लेवल ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट है नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब स्पैन ऑफ कंट्रोल इसमें नैरो होता है। अब नैरो कैसे, एक जो एग्जीक्यूटिव है उसके अंडर वो जो कंट्रोल करेगा जिनको, वो जो होंगे उनके जो नंबर है वो कम होंगे। अब
वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है कि एक एग्जीक्यूटिव बहुत सारे मेंबर्स को, वर्कर्स को एक तरह से सुपरवाइज करेगा या कंट्रोल करेगा, लेकिन नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल में उसके जो अंडर है वो कम होंगे। क्यों? अब इसमें क्या है कि स्ट्रिक्टली रूल रेगुलेशन, एक प्रॉपरली जो डिसाइडेड फॉर्मुलेटेड प्रोसीजर है वही वर्क का होगा, तो उसके लिए हाईली कंट्रोल में करना जरूरी है। तो कंट्रोल कैसे होगा? एक एक एग्जीक्यूटिव उसके अंडर में बहुत सारे लोग काम करेंगे तो वो सबको अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इसमें जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो नैरो होता है। एक एग्जीक्यूटिव के अंडर में कम जो लोग हैं वो काम करते हैं ताकि वो उनको अच्छे से कंट्रोल कर सके और जो उनका जो वर्क प्रोसेस है उसको अच्छे से सुपरवाइज कर सके। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग दैट फॉलो चेन ऑफ कमांड। अब चेन ऑफ कमांड क्या थी कि जो टॉप लेवल है और जो लोअर लेवल है उसके बीच में जो चैन है, जो अलग अलग पोजीशंस हैं वो। अब इस में के अंदर क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग के लिए डायरेक्ट लोअर लेवल को अगर टॉप की परमिशन की रिक्वायर्ड है तो वो डायरेक्ट नहीं जा सकता उसके पास, उसको जो चेन ऑफ कमांड है उसको फॉलो करना पड़ेगा। पहले अपने उससे ऊपर वाले पे जाना पड़ेगा, फिर उससे ऊपर वाला, फिर उस अपने से ऊपर वाले की परमिशन लेगा, और फिर ऐसे ऐसे करके पूरी चेन ऑफ कमांड को फॉलो करना पड़ेगा अगर कोई डिसीजन मेकिंग करनी है तो। ठीक है, अब इसको एक चार्ट से और समझ लेते हैं कि जो पावर और अथॉरिटी है वो हायर लेवल पे ज़्यादा होती है और लोअर लेवल पे उसको कम डेलीकेट किया जाता है। एक तरह से सेंट्रलाइजेशन होता है पावर का। जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो टॉप लेवल पे ज़्यादा वर्क करते हैं और टॉप लेवल पे कम वर्क करते हैं और लोअर लेवल पे ज़्यादा वर्क करते हैं। और भी इसमें यही होता है कि जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो कम होता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो हमने एक जो डिविजनल स्ट्रक्चर पढ़ा उसमें हमने प्रोडक्ट वाला पढ़ा, और एक हमने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ा जिसमें फंक्शन के बेसिस पे डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, और एक प्रोडक्ट के बेसिस पे कि एक प्रोडक्ट को ये मैनेज कर। तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक तरह से सूटेबल होता है जो कंस्ट्रक्शन वगैरह का वर्क करते हैं। अब कंस्ट्रक्शन वगैरह के वर्क में क्या होता है कि कोई भी बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी ब्रिज वगैरह बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ऐसे आता है। मतलब एक तरह से ये जो काम है वो रेगुलरली तो नहीं करना होता उनको, जब प्रोजेक्ट आता है तभी करना होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक तो जो फंक्शनल डिपार्टमेंट में नॉर्मल डिपार्टमेंट बने होते हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ऐसे बनाए जाते हैं। लेकिन इसमें अलग से प्रोजेक्ट मतलब कोई भी अगर प्रोजेक्ट आता है तो उसके लिए, या अगर कोई भी अलग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है ऑर्गेनाइजेशन जिसको मतलब एक तरह से डेली रूटीन वर्क नहीं है वो, उसको कभी कभी लिया जाता है या जब भी कॉन्ट्रैक्ट आता है तब लिया जाता है, तो उसके लिए अलग अलग प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। अब प्रोजेक्ट का एक अलग प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के अलग मैनेजर होते हैं, और जो इनके हैं जो अलग अलग फंक्शनल के बेसिस पे जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, इनके अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग मैनेजर होते हैं। तो अब इसके अंदर क्या होता है, जो वर्कर्स होते हैं उसके वो दो हेड के अंडर काम करते हैं। एक तो जो फंक्शनल मैनेजर है जो भी मैन्युफैक्चरिंग या मार्केटिंग मैनेजर है, और एक जो प्रोडक्ट मैनेजर है वो। अब प्रोडक्ट मैनेजर को या प्रोजेक्ट मैनेजर को जब भी वर्कर्स की मतलब जब भी उनके पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो वो जो फंक्शनल डिपार्टमेंट है उनसे वर्कर्स लेते हैं और उनके थ्रू काम करवाते हैं, और जो फंक्शनल डिपार्टमेंट है वो अपना जो रूटीन वर्क है वो इनके थ्रू करते हैं। तो एक तरह से इसमें जो एक तरह से ड्यूअल अथॉरिटी होती है कि इनको इनका भी ये बॉस जो है वो इनके ये भी होते हैं, और जो प्रोडक्ट वाले या प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट वाले हैं वो भी होते हैं। ठीक है, तो एक बार और रीड आउट कर लेते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट क्रिएट ड्यूअल लाइन ऑफ अथॉरिटी कंबाइन फंक्शनल एंड प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन। जो फंक्शनल को और प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन को कंबाइन करते हैं वो होते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। इसको डायग्राम से अच्छे से समझ आएगा। अब जैसे ये है जनरल मैनेजर, अब अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, डेवलपमेंट, रिसर्च, इनके अंडर में अलग अलग वर्कर्स काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे अब प्रोजेक्ट मैनेजर्स। अब प्रोजेक्ट मैनेजर क्या है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है तब वे यहाँ से टीम उठाते हैं और अपना जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करते हैं। तो अब जो ये वर्कर्स हैं इनके ऊपर ड्यूअल बॉस है, एक तो ये भी और एक ये भी। तो एक तरह से जो ये ड्यूअल बॉस वाली जो सिचुएशन है ये एक तरह से क्रिटिक्स है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसमें टोटल ऐसे वर्क होता है कि जब भी प्रोजेक्ट मैनेजर्स को रिक्वायर्ड होती है तो वो यहाँ से ले लेते हैं, वरना जो रूटीन वर्क है वो ये जो अलग अलग फंक्शनल हेड हैं वो इनसे करवाते रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं
लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। अब लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, ये अलग अलग होते हैं। एक तरह से एक तो होता है अकेला लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एक होता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसका जो ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है ये सिमिलर टू होता है जो हमने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा, ये सिमिलर होते हैं। लेकिन जो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। उसमें क्या होता है, जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो तो होता ही है। अब लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें जो टोटल काम है उसको फंक्शन के बेसिस पे अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे मार्केटिंग, सेल्स या प्रोडक्शन, फाइनेंस, ऐसे अलग अलग डिवीजन में डिवाइड कर दिया। लेकिन अब स्टाफ वर्ड में क्या होता है कि ये जो स्टाफ होते हैं ये स्पेशलिस्ट होते हैं, मतलब एक तरह से एक एक्सपीरियंस्ड होते हैं पर्टिकुलर फील्ड के, एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं पर्टिकुलर फील्ड के, और ये अपॉइंट किए जाते हैं जो एडवाइज करते हैं डिफरेंट जो हेड मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उनको। तो ये होता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसमें नॉर्मल तो होता ही है जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, लेकिन साथ में जो स्टाफ होते हैं डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं वो गाइड करते हैं, एक तरह से एडवाइज करते हैं लाइन एंड मतलब जो लाइन मैनेजर्स हैं उनको। ठीक है, एक बार रीड आउट कर लेते हैं। द अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम टॉप लेवल टू द लोअर लेवल ऑर्गेनाइजेशन थ्रू लाइन ऑफिसर्स, वाइल स्टाफ ऑफिसर्स अटैच्ड टू वेरियस डिपार्टमेंट एडवाइज द डिपार्टमेंट्स, कि जो डिपार्टमेंट है उनको एडवाइज करते हैं स्टाफ ऑफिसर्स। नेक्स्ट, द स्टाफ ऑफिसर्स आर नॉट इन पोजिशन टू कंपेल द लाइन ऑफिसर टू फॉलो द एडवाइस बाय देम। एक तरह से जो स्टाफ वाले हैं वो एक तरह से फोर्स नहीं कर सकते कि वो उनकी एडवाइस को माने ही। ठीक है, इच डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय लाइन ऑफिसर हु एक्सरसाइज फुल अथॉरिटी रिगार्डिंग द प्लानिंग। वैसे हेड तो लाइन ऑफिसर ही करता है, लेकिन वो जो स्टाफ है वो सिर्फ असिस्ट करने के लिए है, जो मेन अथॉरिटी है वो लाइन उसके लाइन हेड के पास ही होती है। ठीक है, अब इस चार्ट की हेल्प से समझ लेते हैं। जैसे लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, इसमें पहले चीफ एग्जीक्यूटिव, फिर इसके अंडर में डिफरेंट हेड, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस। अब इनको एडवाइज करते हैं इकोनॉमिक्स और लीगल एडवाइजर्स, जो इनको एडवाइज करते हैं ये होते हैं स्टाफ हेड होते हैं। ये एक तरह से स्टाफ मेंबर्स होते हैं जो एडवाइज करते हैं, ये एक्सपर्ट होते हैं पर्टिकुलर फील्ड के जो इनको गाइड करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइंस की। ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन क्या होते हैं, द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनर, कि जो स्ट्रक्चरल एक तरह से एलिमेंट्स है ऑर्गेनाइजेशंस के, जो पूरा स्ट्रक्चर जो फ्रेमवर्क होता है ऑर्गेनाइजेशंस का, उनकी जो प्रोसेस है उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। एक तरह से ये भी वही होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की तरह ही होते हैं जो आजकल जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें ये फॉलो किए जाते हैं। तो इसलिए एक तरह से इनको ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन बोला जाता है। ये किसके द्वारा दिए गए हैं, मेनली हम 3 ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन को पढ़ेंगे जिसको रॉबिन्स के द्वारा दिया गया है, स्टीफन बी रॉबिन्स के द्वारा। ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन्होंने कौन कौन से स्ट्रक्चर डिजाइन दिए हैं, वर्चुअल स्ट्रक्चर डिजाइन, टीम स्ट्रक्चर डिजाइन और सर्कुलर स्ट्रक्चर डिजाइन। तो चलिए पढ़ते हैं एक एक को। अब वर्चुअल स्ट्रक्चर डिजाइन क्या होता है, जिसके अंदर मतलब एक्चुअल में रियल में कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब नहीं होता, फिजिकली कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। एक तरह से जैसे अब वर्चुअल क्या होता है, मतलब इन रियलिटी में नहीं होता वो। एक तरह से जैसे अब ऑनलाइन सिस्टम उसको हम बोलते हैं कि एक वर्चुअल है, मतलब वर्चुअल क्लासेस जैसे वर्चुअल प्रोग्राम्स, तो ऐसे ही होता है। इसमें जो एक तरह से जो टोटल काम है उसको आउटसोर्स किया जाता है। जैसे अब मैन्युफैक्चरिंग का काम है उसको कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू किसी और एक जो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है उसके द्वारा करवाया जाता है। ऐसे ही जो सेल करने का काम है वो भी किसी अलग एक तरह से आउटसोर्स से कोई लाइसेंसिंग वगैरह के थ्रू या फ्रेंचाइजी वगैरह के थ्रू उसको करवाया जाता है। तो एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता, एक ये वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, एक स्मॉल कोर ऑर्गेनाइजेशन दैट आउटसोर्स मेजर बिजनेस फंक्शंस। एक तरह से इसमें क्या होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो जस्ट कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट पार्ट को, बाकी जो सारा जो मेन काम है उसको आउटसोर्स किया जाता है अलग अलग जगह से। ठीक है, अब इस फ्रेमवर्क से समझते हैं हम क्या होता है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एक तरह से डिजाइन। जैसे अब एग्जीक्यूटिव ग्रुप है, अब एग्जीक्यूटिव ग्रुप क्या करता है, जो मेन काम है उसको आउटसोर्स करता है। जैसे एडवर्टाइजिंग एजेंसी, एक मतलब बाहर से जो एजेंसी है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया,
एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड काम के लिए। कमीशनड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, कमीशन के बेसिस पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट कर लिया। फैक्ट्रीज है उसको एक अलग प्लेस पे एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या कोई भी अलग टर्म्स के बेसिस पे आउटसोर्स कर लिया फैक्ट्री से रिलेटेड फंक्शन। इंडिपेंडेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंसल्टिंग फर्म, जो इंडिपेंडेंट रिसर्च से रिलेटेड फर्म होती है उनसे एक तरह से रिसर्च वगैरह जो एक्टिविटी है वो करवाना या उनसे परचेज करना, वो सारी चीज़ें, या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एक तरह से इनसे काम करवाना। ठीक है, ये होता है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसमें सिर्फ कोऑर्डिनेट करता है जो एग्जीक्यूटिव ग्रुप है वो, लेकिन एक्चुअल में जो वर्क है वो अलग अलग जो आउटसोर्स हैं उनसे लिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट सर्कुलर स्ट्रक्चर। सर्कुलर स्ट्रक्चर में क्या होता है? एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन विच एग्जीक्यूटिव आर एट द सेंटर, स्प्रेडिंग देयर विजन आउटवर्ड इन रिंग्स, ग्रुप्ड बाय फंक्शन, मैनेजर्स, स्पेशलिस्ट, देन वर्कर्स। इसमें क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो एक तरह से मेन बीच में सेंटर में होते हैं, और जो वो टोटल काम है वो अलग अलग जो सेल्स मतलब अलग अलग मैनेजर्स हैं उनके थ्रू करवाते हैं। फिर मैनेजर के बाद स्पेशलिस्ट होते हैं और फिर उसके बाद वर्कर्स। एक तरह से हमने जो अलग और जो स्ट्रक्चर पढ़े उनमें क्या होता है, एक ऊपर टॉप एग्जीक्यूटिव, देन फिर उसके अंडर, फिर उसके अंडर, ऐसे है। लेकिन सर्कुलर में क्या होता है, एक सर्कल की तरह होता है, मतलब जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो सेंटर में होते हैं। तो ये एक तरह से न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है कि एक तरह से बीच में सेंटर में होता है एग्जीक्यूटिव, और वो सारी जो एक्टिविटीज़ हैं एक तरह से कंटिन्यू मतलब एक तरह से मैनेज करके रखता है सारी काम को। ये जो स्ट्रक्चर है वो किस में फॉलो किया जाता है? मेनली जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है उसको जो स्मॉल और इनोवेटिव नेचर के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनमें यूज किया जाता है सर्कुलर स्ट्रक्चर को, जिसमें इनोवेटिव वर्क किया जाता है। एक तरह से एग्जीक्यूटिव सेंटर में होता है और जो अपना जो विजन है उसको स्प्रेड करता है थ्रू आउट ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क। ठीक है, ये होता है सर्कुलर स्ट्रक्चर। अब इसको ऐसे समझते हैं, जैसे अब जो एग्जीक्यूटिव्स है वो मेन सेंटर में होता है, फिर देन मैनेजर्स होते हैं। अब मैनेजर्स के बाद स्पेशलिस्ट होते हैं, और फिर स्पेशलिस्ट के बाद में जो होते हैं वो वर्कर्स होते हैं, वो वर्क करते हैं उनके थ्रू। तो इसमें एक तरह से सारी एक तरह से न्यू पोजीशंस होती हैं, जैसे स्पेशलिस्ट, वर्कर्स के डायरेक्ट ऊपर स्पेशलिस्ट उनको सुपरवाइज करते हैं ताकि जो वर्क परफॉर्मेंस है वो इनोवेटिवली और एक तरह से इफेक्टिवली मैनर में परफॉर्म की जा सके। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं टीम स्ट्रक्चर। टीम स्ट्रक्चर में क्या होता है? टीम स्ट्रक्चर सीक्स टू एलिमिनेट द चेन ऑफ कमांड, replace department with empowered team. This structure remove vertical horizontal boundary in addition to breaking down external barrier between the company and its customers and suppliers. अब टीम स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो चेन ऑफ कमांड हमने पढ़ा था ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कि कुछ भी परमिशन लेने तो डायरेक्ट वहाँ से जाओ, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें डिपार्टमेंट वगैरह नहीं होते, एक तरह से टीम बनाई जाती है और फिर वो टीम मेंबर्स आपस में एक तरह से होते तो जो सीनियर जूनियर है वैसे ही होते हैं, लेकिन वो अगर कोई भी काम है तो वो डायरेक्ट एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। उनको कोई चेन ऑफ कमांड को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई जो टॉप से बात करनी है तो वो अपने से ऊपर वाले से जाएंगे फिर उससे ऊपर वाले से, ऐसे टाइम वेस्टिंग नहीं की जाती। इसके अंदर डायरेक्ट एक टीम अपॉइंट की जाती। ऐसे ही इसमें डिपार्टमेंट नहीं बनाए जाते जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, इसमें एक टीम की में वर्क दिया जाता है, असाइन किया जाता है, फिर उसको परफॉर्म किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो एक्सटर्नल बैरियर्स हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है और एक तरह से एम्पावर्ड टीम वर्क करती हैं ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब इस चार्ट से अच्छे से समझते हैं कि टीम बेस्ड स्ट्रक्चर कैसा होता है। एलिमिनेट फंक्शनल बैरियर टू सॉल्व प्रॉब्लम। अब इसमें फंक्शनल बैरियर्स नहीं होती कि जो एक फंक्शनल डिपार्टमेंट है उसका काम है वो अपना ही काम मैनेज करेगा, उसको अलग डिपार्टमेंट वाले से मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता या उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकता। उसको इंटरेक्ट करने के लिए उसको पहले टॉप के पास जाना पड़ेगा फिर वो उसके पास जाएगा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें एक तरह से डायरेक्ट कोई भी किसी से भी इंटरेक्ट कर सकता है। चेन ऑफ कमांड जो है उसमें रिमूव कर दी जाती है, डायरेक्ट टीम वर्क में काम दिया जाता है। जैसे कि अब प्रोडक्शन टीम है तो उसमें जो पूरी टीम वर्क है वो काम करेगी आपस में एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में। ठीक है, नेक्स्ट अब कुछ जो वो हैं मॉडल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको देखते हैं। मेनली दो मॉडल्स हैं जिनको भी स्टीफन बी रॉबिन्स के द्वारा दिया गया, मैकेनिस्टिक मॉडल और ऑर्गेनिक मॉडल।
अब मॉडल क्या बात करते हैं, अब जैसे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़े। अब ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही फॉलो किया जाए, तो उसके लिए जो मॉडल्स हैं वो डेवलप हुए हैं कि कैसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा हो। तो उसके अंदर जो अलग अलग स्ट्रक्चर हमने फीचर्स पढ़ी हैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स की, उनका एक तरह से कंबाइनेशन फॉर्म अलग अलग दो मॉडल्स बनाए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं मैकेनिस्टिक मॉडल। अब मैकेनिस्टिक मॉडल में क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट हैव एक्सटेंसिव डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब एक्सटेंसिव डिपार्टमेंटलाइजेशन का क्या मतलब है कि जो भी सिमिलर एक्टिविटीज़ हैं उनको एक अलग डिपार्टमेंट में, ऐसे डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है जो हमने अब तक पढ़ा कि अलग अलग डिपार्टमेंट में सिमिलर एक्टिविटीज़ को, तो जो डिपार्टमेंटलाइजेशन है वो एक्सटेंसिव होता है, हाई होता है। नेक्स्ट हाई फॉर्मलाइजेशन, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो रूल्स हैं, रिजिड हैं, जो प्रोसीडर्स हैं, वो डिफाइन होता है और उसको प्रॉपरली उसी मैनर में वर्क को परफॉर्म किया जाता है जो मेंशन है। थोड़े से भी डेविएशंस वगैरह परमिशिबल नहीं होते जो मैकेनिस्टिक मॉडल है उसके अंदर। नेक्स्ट लिमिटेड इंफॉर्मेशन नेटवर्क, जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क है वो लिमिटेड होता है। ऐसे ही मतलब जो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता मैकेनिस्टिक मॉडल में। एक तरह से अब जैसे चेन ऑफ कमांड की होती है इसके अंदर कि इंफॉर्मेशन डायरेक्टली एक तरह से अलग अलग पोजीशन से फ्लो नहीं कर सकती, उसको प्रॉपर एक चैन फॉलो करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस ही होएगी जो इंफॉर्मेशन फ्लो है उसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन जो पावर है वो सेंटर के पास होती है, उसको कम डेलीगेट किया जाता है लोअर लेवल पे। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्गेनिक मॉडल। ऑर्गेनिक मॉडल में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर दैट इज फ्लैट। फ्लैट होता है, फ्लैट कैसे होता है, जो हमने स्पैन ऑफ कंट्रोल पढ़ा था कि उसके अंदर एक के एग्जीक्यूटिव कितने लोगों को कंट्रोल करेगा, तो वो इसमें फ्लैट होता है। एक एग्जीक्यूटिव बहुत सारे जो मेंबर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको कंट्रोल करेगा। तो अब फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन से जो फ्लैट स्पैन ऑफ कंट्रोल है, मतलब वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल है, उससे क्या होगा। अब देखो, अगर एक एग्जीक्यूटिव है वो सिर्फ 2 ही लोगों को कंट्रोल करे, फिर जो 2 हैं वो 3 लोगों को कंट्रोल करे, फिर 3 है जो 3 है वो अलग अलग फिर कंट्रोल करे। अगर ये कम लोगों को कंट्रोल करेंगे तो जो ये लाइन है, एक तरह से जो लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर एक एग्जीक्यूटिव बहुत सारे लोगों को कंट्रोल करे, फिर वहीं अपने अंडर में बहुत सारे लोगों को कंट्रोल करे, तो जो ये लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, ये शॉर्ट होगा। तो इस तरह से इसके अंदर फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो वाइड होता है इसके अंदर। ठीक है। अब यूज क्रॉस हायरार्किकल एंड क्रॉस फंक्शनल टीम। अब क्रॉस हायरार्किकल और क्रॉस फंक्शनल टीम क्या होती है, जो हमने टीम स्ट्रक्चर में पढ़ा कि अगर कोई भी वर्क करना है, मतलब अब टीम में असाइन कर दिया। अब टीम में तो ऐसे होंगे, किसी की हाई पोजीशन, कोई लो पोजीशन पे, कोई मिडिल पोजीशन पे, मतलब मिडिल लेवल पे या लो लेवल पे या हाई लेवल पे। तो उनको जो हायरार्की है कि यहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी वहाँ तक पहुँचने के लिए, या पहले बीच वाले से परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। तो इसमें जो हायरार्किकल है उसको क्रॉस किया जाता है। क्रॉस कैसे किया जाता है, डायरेक्ट अगर लोअर लेवल को टॉप लेवल से कुछ परमिशन लें तो वो डायरेक्ट जा सकता है, क्रॉस कर सकता है जो बीच की पोजीशंस है उसको। ठीक है। लो फॉर्मलाइजेशन, इसमें जो फॉर्मेलिटी या रूल रेगुलेशंस है वो कम होते हैं। ये नहीं है कि जो डिफाइन कर दिया वर्क वैसे ही परफॉर्म करना है, उसमें थोड़े बहुत डेविएशंस वगैरह, या कोई भी वर्कर अपना मतलब जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज है, वो अपना इनोवेटिव माइंड या इनोवेटिव आइडियाज़ यूज कर सकते हैं। ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन फ्लो, इंफॉर्मेशन का फ्लो है जो वो स्मूथ होता है। नेक्स्ट है हाई पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। इसमें मैकेनिस्टिक में सेंट्रलाइजेशन था, पावर सेंटर के पास थी, लेकिन इसमें डिसीजन मेकिंग की पावर को डेलीगेट किया जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है ऑर्गेनिक मॉडल में। ठीक है। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे अलग अलग मॉडल यूज किए जाते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मैकेनिस्टिक मॉडल यूज करती है और कुछ हैं जो ऑर्गेनिक मॉडल यूज करती है। मैकेनिस्टिक मॉडल को कौन यूज करता है, जैसे बैंकिंग डिपार्टमेंट वगैरह हैं जहाँ पे एक तरह से पूरे स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशंस होते हैं। तो या जो कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे मैकेनिस्टिक मॉडल यूज किया जाता है, और ऑर्गेनिक मॉडल की भी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट यूज किया जाता है। ठीक है। अब इस डायग्राम से और अच्छे से समझ लेते हैं जो मैकेनिस्टिक है और ऑर्गेनिक मॉडल है। अब मैकेनिस्टिक मॉडल में क्या होता है, एक एग्जीक्यूटिव है, उसके अंडर फिर उसके अंडर, ऐसे पूरा एक तरह से फ्लो सा। लेकिन ऑर्गेनिक मॉडल में क्या होता है, ऑल ओवर एक टीम की तरह होता है
कि आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, कोई भी किसी से भी इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, इसकी जो ये फीचर्स हैं हमने पढ़ी ली कि हाई स्पेशलाइजेशन होता है, रिजिड डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है, क्लियर चेन ऑफ कमांड होती है, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, सेंट्रलाइजेशन होता है, पावर सिर्फ डिसीजन मेकिंग की सेंटर के पास होती है, हाई फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनिक मॉडल में क्रॉस फंक्शनल टीम होती है, एक तरह से कोई भी किसी से भी इंटरेक्ट कर सकता है, क्रॉस फंक्शनल होती है। नेक्स्ट है क्रॉस हायरार्किकल टीम होती है, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन फ्रीली फ्लो कर सकती है कहीं से भी, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है और लो फॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे मैकेनिस्टिक और ऑर्गेनिक। अब एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं जिसको मतलब एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो नहीं होती, लेकिन फिर भी इनको ऐसे डिवाइड किया जाता है, फॉर्मल स्ट्रक्चर और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होते हैं? फॉर्मल स्ट्रक्चर वो होता है जिसको जो एक तरह से जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो एग्जीक्यूटिव हैं, मैनेजर्स हैं, उनके द्वारा एक तरह से बनाया जाता है, जो स्ट्रक्चर कि कौन किसका सुपरवाइजर होगा, कौन किसका बॉस होगा, किसने किसको रिपोर्ट करना है, वो जो स्ट्रक्चर है वो होता है फॉर्मल स्ट्रक्चर। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर जो आपस में जो एक ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उसके आपस में जो सोशल इंटरेक्शन होता है उसके बेसिस पे जो ग्रुप बनता है, जो स्ट्रक्चर बनता है, वो होता है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। ठीक है, इनको डिफरेंस से और अच्छे से समझ लेते हैं। जो ओरिजिन है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, वो कैसे होता है? डेलिबरेटली क्रिएट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स स्पॉन्टेनियसली अराइज हो जाते हैं, मतलब अपने आप अराइज हो जाते हैं, जैसे अब फ्रेंड्स ग्रुप हैं वो अपने आप बन जाते हैं, उनको डेलिबरेटली बनाया नहीं जाता। ठीक है, नेक्स्ट है नेचर। जो नेचर है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की प्लान होती है, मतलब पहले से प्लान होती है और ऑफिशियली होती है, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अनप्लान्ड और अनऑफिशियल होते हैं। साइज जो है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का बड़ा होता है और जो इनफॉर्मल है उनका स्मॉल होता है। नेक्स्ट कंटिन्यूटी। अब जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो तो पर्टिकुलर वर्क परफॉर्मेंस के लिए बनाए गए तो वो स्टेबल होते हैं, लेकिन जो इनफॉर्मल है वो तो आपस में सोशल इंटरेक्शन के लिए के बेसिस पे बने हैं, तो वो इनस्टेबल और डायनेमिक होते हैं, चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। नेक्स्ट है फोकस। बिल्ट अराउंड जॉब्स, जो भी काम है उससे रिलेटेड एक तरह से स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ग्रुप बनाया जाता है। लेकिन जो इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैसे बनता है? बिल्ड अराउंड पीपल एंड देयर रोल्स, कि वो जो लोग हैं उनकी आपस में जो व्यूज़ हैं, ओपिनियंस हैं, इंटरेस्ट है, उनके बेसिस पे बनता है। नेक्स्ट गोल्स। गोल क्या होते हैं? जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वही उनका गोल है, प्रॉफिट का और सोसाइटी को सर्व करने का। लेकिन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उनका क्या गोल है? वो उनका गोल होता है जो मेंबर्स हैं उनको सेटिस्फैक्शन, उनका सेटिस्फैक्शन, कि अब सोशल इंटरेक्शन से एक तरह से सोशली सेटिस्फाई होते हैं, उनकी जो सोशल नीड है वो फुलफिल होती है, एक तरह से जो सिक्योरिटी रिलेटेड नीड है या आपस में जो फ्रेंड्स में से एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन वाली जो नीड्स है वो सेटिस्फाई होती है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस प्रोसेस। इसके अंदर लेजिटिमेट अथॉरिटी होती है, कि जो अथॉरिटी है उसको एक तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है उसके द्वारा दिया गया जाता है लेजिटिमेट अथॉरिटी, लेकिन इसके अंदर पावर होती है कि एक तरह से इन्फ्लुएंस होता है। अब जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो है लीडर है वो कौन बनता है? जो एक तरह से अपनी बात से या इन्फ्लुएंस करे अपने फॉलोअर्स को, तो इसके अंदर पावर होती है, लेकिन इसके अंदर अथॉरिटी होती है। अब सुपरवाइजर उसको पावर नहीं होती, उसको अथॉरिटी मिली होती है लेजिटिमेट जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे। ठीक है, तो ये थे फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट टाइप्स। हमने जितने भी टाइप्स होते हैं सारे कवर किए। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।